पूरी दुनिया ने नेपाल में अराजकता का वो मंजर देखा जो बड़े से बड़े सत्तानशीनों की नसें हिला दे। क्या कोई सोच भी सकता था कि दुनिया के एक लोकतांत्रिक देश की आम जनता प्रधानमंत्री को सड़कों पर दौड़ा देगी, वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी। लेकिन नेपाल में ये सब हुआ। पूरी सरकार और उसके बड़े बड़े मंत्रियों को छिप छिपा कर भागना पड़ा। जेन जी के तूफान ने संसद से लेकर बड़ी बड़ी सरकारी इमारतों को सुहा कर दिया। जब तूफान थमा तो नेपाल गर्द की ऐसी चादर में लिपटा था कि देखकर लगा कि इसे उबरने में काफी वक्त लगेगा। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से नेपाल को एक झटके में ही नया अंतरिम प्रधानमंत्री मिल गया। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के हाथों नेपाल की कमान सौंप दी गई। सुशीला कार्की ने अपने शपथ ग्रहण के ठीक बाद ऐलान किया कि उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है। वो यहाँ सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने आई हैं, जिसे नेपाल की युवा ब्रिगेड जेन जी ने उन्हें सौंपी है। वो अगले 6 महीने के भीतर नेपाल में चुनाव करवाएंगी और लोकतांत्रिक तरीके से नेपाल में नई और भरोसेमंद सरकार को सत्ता सौंप देगी। लगा कि अब शायद नेपाल फिर से पटरी पर आने लगा है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने के महज 2 दिन के भीतर उनका विरोध भी शुरू हो गया है। जिस जेन जी ने उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री का पद सौंपा, अब वही उन्हें गद्दी से उतारने की धमकी दे रहा है। सवाल है कि आखिर 2 ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि नेपाल की नई तकदीर लिखने जा रही युवाओं की उम्मीद सुशीला कार्की से जेन जी का मोहभंग हो गया। जेन जी की क्रांति का चेहरा है सुदन गुरुंग अब कह रहे हैं कि जिसको मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा कर आया हूँ, उसको बाहर निकालने में अधिक समय नहीं लगेगा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या नेपाल में शुरू हुई उठापटक का दौर खत्म होने वाला नहीं है? सुदन गुरुंग नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से इतने नाराज हैं कि वो अपने ग्रुप हामी नेपाल के कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हामी नेपाल के कार्यकर्ता नारे लगाने लगे, लाशों की राजनीति बंद करो, सुशीला कार्की इस्तीफा दो। दरअसल इस नाराजगी की वजह है नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा नियुक्त किए गए 3 मंत्री। इन 3 मंत्रियों के नाम हैं ओम प्रकाश आर्याल, रामेश्वर खनाल और कुलमान घिसिंग। ओम प्रकाश आर्याल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के लीगल एडवाइजर हैं। नेपाल के सबसे चर्चित चेहरे और जेन जी क्रांति के सबसे बड़े समर्थक बालेन शाह का नाम सबसे पहले अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर उभरा था। अब उनके लीगल एडवाइजर ओम प्रकाश आर्याल को नेपाल का गृह मंत्री बनाया गया है। रामेश्वर खनाल नेपाल के वित्त सचिव रह चुके हैं, उन्हें देश का नया वित्त मंत्री बनाया गया है। इसी तरह कुलमान घिसिंग इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं, उन्हें अंतरिम सरकार में ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। जेन जी इन 3 मंत्रियों का विरोध कर रही है। सुदन गुरुंग का कहना है कि इनकी नियुक्ति से पहले अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने उनसे राय मशवरा नहीं लिया। बिना किसी जानकारी के सुशीला कार्की ने 3 मंत्री नियुक्त कर दिए। सुदन गुरुंग के संगठन हामी नेपाल ने ही नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के बाद बनी परिस्थिति में वो नेपाल के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। वो ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्री मानने को तैयार ही नहीं है। सुदन गुरुंग का कहना है कि इस ओम प्रकाश वकील ने भीतर बैठे बैठे खुद को गृह मंत्री बनवा लिया। वो एक बार फिर से क्रांति के लहजे में कहते हैं कि नेपाल के सबसे ताकतवर लोग यहाँ के लोग खुद हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं उन सबको नीचे उतार फेंकूंगा जिन्हें हमने ऊपर बिठाया है। सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि नेपाल में अस्थिरता का दौर अब खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सुदन गुरुंग ने रविवार को काठमांडू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हालात बिगड़ गए और हिंसक प्रदर्शन वाले हालात बन गए। सुदन गुरुंग ने गरजते हुए कहा कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो इस सरकार को भी वो गिरा देंगे। सुदन गुरुंग की पत्रकारों के साथ भी झड़प हो गई। गर्मागर्म बहस के बाद मामला धमकाने और हड़काने तक जा पहुंचा। पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई शुरू हो गई। जेन जी की सहमति से ही सुशीला कार्की का अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव हुआ था।
सुदन गुरुंग ने खुद सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके पैर छुए थे, लेकिन अब उन्होंने अपना गियर चेंज कर दिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है, हमें सरकार भी नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाता। हमें बदलाव चाहिए। कुर्सी मिल जाने के बाद अहंकार नहीं आना चाहिए। नेपाल की जनता की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि नेपाल की राजनीतिक पार्टियों को अपने उम्रदराज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। युवाओं को नई राजनीति शुरू करने का मौका देना चाहिए। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मार्च 2026 तक चुनाव करवाने का ऐलान किया है। नेपाल की हालत खस्ता है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश जूझ रहा है। नेपाल में किसी भी अप्रिय स्थिति का सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत को भी नेपाल की बदलती स्थिति पर नज़र बनाए रखनी होगी।